हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए सेफ ट्रैवल बैरोमीटर ने विश्व के 200 एयरपोर्ट का सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन ए चांगी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, ऑप्शन डी चेंगदू सुआंगलियो एयरपोर्ट। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड-19 के विमानों के बेहतर संचालन के साथ संक्रमण के दौरान बचाव व सावधानीपूर्वक यात्रा कराने में दिल्ली एयरपोर्ट विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। कोविड-19 के दौरान सुरक्षित यात्रा के लिए सेफ ट्रेवल बैरोमीटर ने विश्व के 200 एयरपोर्ट का सर्वे किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा। सिंगापुर के एयरपोर्ट ने कुल 5 पैरामीटर के सर्वे में 4.6 अंक प्राप्त किया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट ने 4.7 अंक के साथ यानी 0.1 पैरामीटर पीछे रहा। विश्व रैंकिंग में दिल्ली के अलावा जर्मनी और चीन के एयरपोर्ट ने भी 4.6 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। सेफ ट्रेवल बैरोमीटर नाम की निजी कंपनी ने कोरोना के दौरान स्वास्थ्य व सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन को लेकर विश्व के 200 एयरपोर्ट पर सर्वे किया है। एयरपोर्ट पर बेहतर सफाई व्यवस्था, कोविड-19 जांच लैब, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, अल्ट्रावायलेट बैगेज स्कैनर, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई तरह के मानकों पर खरा उतरा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांगी एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शोध संस्थान द्वारा राजस्थान के बीकानेर के पास थार रेगिस्तान में 1.72 लाख साल पहले बहने वाली नदी का पता लगाया गया है? ऑप्शन ए द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जर्मनी, ऑप्शन बी अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ऑप्शन डी तमिलनाडु। उपयुक्त तीनों। देखिए, शोधकर्ताओं ने राजस्थान में बीकानेर के पास थार रेगिस्तान में 1.72 लाख साल पहले बहने वाली नदी का पता लगाया है। माना जा रहा है कि पाषाण युग में लोग इस नदी के किनारे बसते थे, जो अब रेगिस्तान का रूप ले चुका है। यह नदी आसपास के क्षेत्रों में मानव आबादी के लिए एक जीवन रेखा रही होगी। क्वांटनरी साइंस रिव्यूज नाम की एक मैगजीन में विलुप्त हो चुकी नदी से जुड़े तथ्य प्रकाशित हुए हैं। इसमें थार रेगिस्तान क्षेत्र के नाल गांव के पास नदी के बारे में जानकारी दी गई है। जर्मनी के द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और कोलकाता के IISER जैसे संस्थानों के शोधकर्ताओं के रिसर्च से संकेत मिलता है कि पाषाण युग में उस क्षेत्र में आबादी थी, जो अब रेगिस्तान बन चुका है। शोध के मुताबिक लगभग 1.72 लाख साल पहले बीकानेर में एक नदी बहती थी, जो निकटतम मौजूदा नदी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दशक से ज्यादा समय तक योजना पर काम करने के बाद हाल ही में नासा ने ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरल अंतरिक्ष यान, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ये अंतरिक्ष यान का नाम है, ठीक है। अंतरिक्ष यान ने कौन से क्षुद्र ग्रह पर लैंड कर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह वस्टा, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह वेनु, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह सेरेस, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह डायमोफर्स। देखिए, एक दशक से ज्यादा समय तक योजना पर काम करने के बाद नासा के अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। यह अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह की सतह से धूल, मिट्टी आदि जमा करने के लिए भेजा गया है। ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरल अंतरिक्ष यान के रोबोटिक आर्म ने क्षुद्र ग्रह बेनु की सतह से नमूना जमा करने का प्रयास किया। यह क्षुद्र ग्रह अभी धरती से 32 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। नासा के
REX मिशन ने ट्वीट किया, प्रारंभिक आंकड़ा बताता है कि नमूना जमा करने का काम योजना के अनुसार हुआ है। आंकड़ा जुटाने की घटनाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से धरती तक आ जाने के बाद और जानकारी सामने आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजोना के प्रमुख शोधकर्ता डेंटल लॉरेंटा ने जारी बयान में कहा कि नमूना जमा करने के प्रयास में मिली सफलता के बाद 1 दशक से ज्यादा समय तक योजना बनाने से जुड़ी टीम उत्साहित है। टीम को यह बताने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा कि कितना नमूना जमा किया गया है। बेनु से आरंभिक सौर प्रणाली को समझा जा सकेगा। करोड़ों साल पहले इसने किस तरह आकार लिया होगा और अव्यय छोड़े होंगे जो धरती पर जीवन के विकास में मददगार बने होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए विजयलक्ष्मी रमनन कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय जल सेना, ऑप्शन बी भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी भारतीय पुलिस। देखिए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजयलक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वो 96 साल की थी। रमनन का जन्म था जो वो फरवरी 1924 में हुआ था। MBBS करने के बाद वो 22 अगस्त 1955 को सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थी। उन्हें उसी दिन वायुसेना में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उन्होंने युद्धों के दौरान घायल हुए सैनिकों का भी इलाज किया और प्रशासनिक दायित्व को भी अंजाम दिया। अगस्त 1972 में उन्हें विंग कमांडर की रैंक के रूप में पदोन्नति मिली थी। 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक मिला था। फरवरी 1979 में वो सेवानिवृत्त हो गई थी। उनके पति दिवंगत KV रमनन भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। रमनन कर्नाटक संगीत से भी प्रसिद्ध थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी काम किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किसानों और उद्यमियों के उत्पादों को बहुत कम समय में देश के दूसरे शहरों में पहुंचाने के लिए कौन से एयरपोर्ट से एयर कार्गो की सुविधा शुरू हो गई है? ऑप्शन ए भरतकोट एयरपोर्ट, ऑप्शन बी गोचर एयरपोर्ट, ऑप्शन सी नैनी सैनी एयरपोर्ट, ऑप्शन डी जोलीग्रांट एयरपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के किसानों और उद्योगों के लिए खुशखबरी है। किसान और उद्यमी अब अपने उत्पादों को बहुत कम समय में देश के दूसरे शहरों में पहुंचा सकेंगे। यह संभव हो पाया है एयर कार्गो की मदद से। देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर कार्गो की सुविधा शुरू हो गई है। अभी तक यहाँ सिर्फ बाहर से ही कार्गो लाने की सुविधा थी। फिलहाल इंडिगो एयरलाइंस यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर निदेशक DK गौतम ने एयर कार्गो सुविधा को विधिवत उद्घाटन किया। एयर कार्गो से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से देश के विभिन्न हिस्सों में जल्दी खराब होने वाली कृषि उत्पादों के साथ ही उद्योगों के तैयार माल, दवाइयाँ, मेल और कोरियर आदि में भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोलीग्रांट एयरपोर्ट। अच्छा, चलिए एक और पॉइंट इसमें दिखा रहा है कि ये एयर कार्गो सेवा है, ये दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। ठीक है, ये जगह पे भी एयर कार्गो सेवा यहाँ पे शुरू हुई है। ठीक है, देश के 7 ये बड़े शहर हैं जहाँ पर ये सेवा शुरू हो गई है पहले ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोलीग्रांट एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पॉवर्टी एंड अपडेट नाम से जारी रिपोर्ट में कौन सा क्षेत्र जहां पर सीमित सामाजिक सुरक्षा ढांचा है वहां 2/3 बच्चे ऐसे परिवार में रहते हैं रोजाना जो $1.90 या इससे कम राशि पर जीवन यापन करते हैं? ऑप्शन ए कैमरून क्षेत्र, ऑप्शन बी उप सहारा क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र। देखिए, कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले दुनिया का हर छठा बच्चा यानी करीब 3.56 करोड़
करोड़ बच्चे घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे और यह स्थिति और खराब होने की आशंका है। यह आकलन विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनिटरी पॉवर्टी इन अपडेट नाम से जारी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि उप सहारा क्षेत्र जहां पर सीमित सामाजिक सुरक्षा ढांचा है, वहां 2/3 बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जो रोजाना $1.90 यानी करीब 140 रुपये या इससे कम राशि पर जीवन यापन करते हैं, जो विश्व मानकों के तहत घोर या अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आता है। वहीं दक्षिण एशिया में घोर गरीबी में रहने वाले लोगों का 5वां हिस्सा यानी करीब 20% निवास करता है। देखिए दक्षिण एशिया में जो है 20% है गरीब में रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका उप सहारा क्षेत्र में 1.9 को बोला गया है, लेकिन 140 रुपया आप हम लोग इंडियन करेंसी में आप बात कर सकते हैं, 140 रुपया पर डे का बात किया जा रहा है, ठीक है। रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के मुताबिक वर्ष 2013 से 2017 के बीच घोर गरीबी में जीवन यापन करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 2.9 करोड़ में कमी आई है। हालांकि यूनिसेफ और विश्व बैंक समूहों ने चेतावनी दी है कि हाल के बच्चों में की गई प्रगति की गति मंद है और असमान वितरण वाली अर्थव्यवस्था और महामारी की वजह से पड़ने वाले असर की वजह से खतरे में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उप सहारा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से संगठन ने घोषणा की है कि वो दुनिया भर में अपने सैन्य अभियानों के उपग्रह संचार और प्रमुख भागों को प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक अंतरिक्ष केंद्र बना रहा है? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी क्वाड। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो ने घोषणा की है कि वो दुनिया भर में अपने सैन्य अभियानों के उपग्रह संचार और प्रमुख भागों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एक अंतरिक्ष केंद्र बना रहा है। लगभग 2000 कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनमें आधे से ज्यादा उपग्रहों का संचालन नाटो के देश करते हैं। अफगानिस्तान या कोसोवो जैसे स्थानों पर नाटो के कमांडर नेविगेशन, संचार, खुफिया सूचना साझा करने और मिसाइल लॉन्चर का पता लगाने के लिए इन उपग्रह पर निर्भर है। इस सप्ताह कैस्टर को उपग्रह की नई कक्षा के तहत लाने की तैयारी हो चुकी है। नाटो ने ऐलान किया है कि वो उपग्रह संचार के प्रबंधन और दुनिया भर में अपने सैन्य अभियानों में मदद के लिए नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। दिसंबर में नाटो ने ऐलान किया था कि जमीन, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष उनकी कार्रवाई का 5वां क्षेत्र होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रॉकेट लॉन्चर की फ्यूल टैंक के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए कौन से इस्पात संयंत्र ने रॉकेट लॉन्चर की फ्यूल टैंक बनाने के लिए विशेष स्टील की प्लेट तैयार की जाएगी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी बोकारो स्टील लिमिटेड, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भिलाई इस्पात संयंत्र। देखिए रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक यानी ईंधन की टंकी के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त होने जा रही है। दरअसल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भिलाई इस्पात संयंत्र ने कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक बनाने के लिए संयंत्र में विशेष स्टील की प्लेटें तैयार की जाएगी। इन स्वदेशी प्लेटों का प्रयोग इसरो के प्रथम मानवयुक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान 2022 के प्रक्षेपण में किया जाएगा। इसरो के अंतरिक्ष अभियान के लिए यहां तैयार गुणवत्ता युक्त स्टील की प्लेटें इसी सप्ताह मिश्रित धातु निगम लिमिटेड को भेजी जाएगी। यह प्लेटें मिश्र धातु निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों की मौजूदगी में कड़े निरीक्षण व कठोर परीक्षण से गुजारा गया है। इन्हीं प्लेटों के रैंक के लिए 11 परत वाली MDN 250 प्लेट का निर्माण किया गया है। नाम लिख देते हैं, MDN 250 प्लेट का निर्माण किया जाएगा। 9.3 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्टील की विशेष प्लेट के कारण फ्यूल टैंक पर वातावरण के घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और रूस आदि देशों से इस विशेष प्लेट मंगाई जाती है। सैटेलाइट वाहन के दोनों ओर फ्यूल टैंक होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले ऑस्ट्रेलिया और रूस से ये प्लेटें मंगवाते थे, लेकिन अभी कहाँ से बनेगा? भिलाई इस्पात संयंत्र से बनेगा, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तेंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए कौन से पार्क में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ बचाव केंद्र यानी लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी है? ऑप्शन ए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ऑप्शन बी एयररेल
एंड एवं होजरी पार्क, ऑप्शन सी इटावा सफारी पार्क, ऑप्शन डी लोहिया पार्क। देखिए, इटावा सफारी पार्क में उत्तर प्रदेश का पहला तेंदुआ बचाव केंद्र बनाने की तैयारी है। 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल से प्रस्तावित सेंटर को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। तेंदुए के जंगल से भागकर आने के बाद प्रदेश में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। सफारी पार्क में बनाई जा रही 5 सफारी के लेपर्ड सफारी भी है। प्रदेश सरकार ने लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाने की स्वीकृति दे दी है। विभिन्न जिलों से लेपर्ड लाना भी शुरू हो गया है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों से लाए गए 5 लेपर्ड सफारी पार्क में रह रहे हैं। इनमें से घायल लेपर्ड बहराइच, दो लेपर्ड चंबल सेंचुरी वो 2 अन्य लेपर्ड पीलीभीत वो अमरोहा से पिछले 2 सालों से आए हैं। इनके अलावा 3 शिशु तेंदुए भी अमरोहा से लाए गए हैं। सफारी प्रबंधन ने नियोनेटल सेंटर यानी शिशु वन्यजीव देखभाल केंद्र भी स्थापित किया है, जिसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मादा तेंदुओं के गन्ने की खेतों में छोड़े गए लेपर्ड शिशु भी यहाँ भेजे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इटावा सफारी पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा देश के उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2020 से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, ऊंचाइयों, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों से परिवर्तित होती रहती है। लौह की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।